जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 25 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 24 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाकर वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जा सकते हैं साथियों। और टेलीग्राम के माध्यम से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो साथियों अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश आपका राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश माने सौरसेनी से हुआ है। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। तो रसज्ञ रंजन के जो रचयिता हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, रसज्ञ रंजन के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है। अधि प्लस आदेश बराबर अध्यादेश, अभिधन आगत बराबर अभ्यागत, अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन, अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी। तो किस शब्द की संधि सही नहीं है साथियों। तो अधिधन अधीन, अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन, इसकी संधि सही नहीं है। ठीक है, अधिधन अधीन बराबर अध्याधीन, ये अध्यधीन में संधि सही नहीं है। ठीक है, अध्याधीन इस तरीके से नहीं होता, अध्यधीन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अधिकारी, अधिकारी, अदाकारी, अदाकार। तो अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है साथियों। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है साथियों। तो अधिकारी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, भाग्योदय का संधि विच्छेद होगा। भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय। तो भाग्योदय का संधि विच्छेद होगा साथियों। तो भाग्य धन उदय होता है भाग्योदय का संधि विच्छेद। ठीक है, भाग्योदय का संधि विच्छेद भाग्य धन उदय, अ प्लस उ मिलके ओ हो जाता है, तो यहाँ पे गुण संधि होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो साथियों अग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है वाक्य शुद्ध है। अन्य वाक्यों में अहिल्या, अहिल्या होगा, निरपराधी, निरपराध होता है, संवाद, संवाद ऐसे होता है, आदि शब्दों की अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो अहिल्या ऐसे न लिखा जाके ऐसे लिखा जाएगा, निरपराधी ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, संवाद ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, झूठा सच के रचनाकार हैं यशपाल, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन। तो झूठा सच के रचनाकार हैं। तो साथियों यशपाल जो हैं वो झूठा सच के रचनाकार हैं। झूठा सच जो है एक उपन्यास है, इसके रचनाकार यशपाल हैं। यह भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास है। ठीक है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित यह उपन्यास है झूठा सच। अगला प्रश्न है, छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य हैं अभिनव गुप्त, आचार्य शुक्ल, केशव दास, कविदेव। तो छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले जो आचार्य हैं साथियों वो हैं कविदेव। ठीक है, तो कविदेव आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। पीताम्बर, चवन्नी, पुरुषपुर, पुरुष रूप, आजीवन। तो द्विगु समास पहचानना है। तो द्विगु समास की पहचान कैसे होती है, जब पहला पद जो है संख्यावाची होता है। ठीक है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो चवन्नी जो है वो आपका संख्या को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे चवन्नी जो है आपका राइट आंसर होगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। चवन्नी 4 आनों का समाहार में द्विगु समास है। पीताम्बर कर्मधारय बहुव्रीहि पुरुष, कर्मधारय तथा आजीवन अव्ययीभाव समास है। ठीक है, पीताम्बर जो है आपका कर्मधारय या बहुव्रीहि हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पुरुषपुर कर्मधारय है और आजीवन अव्ययीभाव समास है। देखिए पीताम्बर जो है ऑप्शन में आपको कर्मधारय या बहुव्रीहि मिलेगा, दो में से कोई एक मिलेगा। अगर दोनों मिलता है तो आप बहुव्रीहि को
वरीयता दीजिएगा पहले, उसके बाद कर्मधारय को। तो जहाँ तक है ऑप्शन एक ही मिलेगा, या कर्मधारय या बहुव्रीहि, ठीक है। और अगर दोनों मिलता है तो आप बहुव्रीहि को चुनिएगा। अगला प्रश्न है, बड़े नहूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है साथियों? अतिशयोक्ति है, प्रतिवस्तुपमा है, अर्थांतरन्यास है, या फिर एक और है विरोधाभास। तो कौन सा अलंकार है? बड़े नहूजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई जाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। तो साथियों यहाँ पे जो आपका अलंकार होगा वो अर्थांतरन्यास होगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। बड़े नहूजे गुणन न जाए, इन पंक्तियों में अर्थांतरन्यास अलंकार है। जहाँ किसी सामान्य कथन का विशेष कथन द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन होता है साथियों, वहीं पे अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। कनक का अर्थ धतूरा होने पर भी उसे गहना नहीं गढ़ा जा सकता, ठीक है। अगला प्रश्न है, कछु रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है जातिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक, जातिवाचक एवं जातिवाचक। तो जो रावण शब्द का प्रयोग हुआ है वो क्या है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो साथियों रावण शब्द जो है वो आपका व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक है, ठीक है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है। अगला प्रश्न है, जो देखने में प्रिय लगता हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुनिए। समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपाल, दर्शन प्रिय। तो जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए वो शब्द है साथियों, वो है प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी आपका राइट आंसर होगा। जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द प्रियदर्शी है। अगला प्रश्न है, प्रेरणार्थक क्रिया को चुनिए। राम ने पढ़ा, सीता गीत गाती है, सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, पिताजी बाजार गए। तो सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाया, ये आपका राइट आंसर होगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ठीक है। सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाई, इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि इस वाक्य में सोहन हरि से कार्य करवा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, या फिर महाप्राण कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो उन्हें हम कहते हैं अघोष, ठीक है, अघोष आपका राइट आंसर होगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ इत्यादि, ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, संध्या, शाम, दिन, दिवस। तो भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है साथियों। तो आपका अपेक्षा और उपेक्षा जो है ये भिन्नार्थक शब्द के जोड़े हैं, शेष विकल्प आपके समानार्थी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। सलभ, चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद। तो कौन सा शब्द जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो साथियों शलभ जो है वो आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ये जो है शलभ माने पतंगा, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, शलभ जो है पतंगा है। अगला प्रश्न है, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, या तय सभी सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है साथियों? तो श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है। कौन सा रस है साथियों? तो यहाँ पे जो रस होगा वो श्रृंगार रस होगा, ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। अगला प्रश्न है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पित भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागनी सी भू लोटी। उपरोक्त पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है? इसमें भी रस ही बताना है आपको। तो साथियों यहाँ पे जो आपका रस होगा वो होगा वात्सल्य रस, ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर होगा वो वात्सल्य रस होगा। और अगला प्रश्न है,
जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद होता है। मालनी होता है, बरवे होता है, रोला होता है या फिर इंद्रव्रजा होता है। तो साथियों वहाँ पे बरवे होता है, ठीक है, बरवे आपका राइट आंसर होगा। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, साथियों वहां पे बरवे छंद होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कविवचन सुधा, सरस्वती। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो साथियों कवि वचन सुधा, ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, वाह क्या छक्का मारा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो साथियों यहाँ पे जो आपका वाक्य होगा वो विस्मयादिबोधक वाक्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? उष्म है, अंतस्थ है, स्पर्श है, अयोग वा है। तो साथियों य र ल व जो है वो आपका अंतस्थ व्यंजन होगा, ठीक है। और उष्म व्यंजन में स ख श ह आते हैं, स ख स ह, ठीक है। इनकी भी संख्या 4 होती है और इनकी भी संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या साथियों 25 होती है, जो कि क च ट त प वर्ग में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हों, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क से म तक के सभी वर्ण स्पर्श स ख स ह उष्म तथा अंग अह जो है अयोग वह वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो क से म तक के सभी वर्ण स्पर्श हो जाते हैं और स ख स ह आपके उष्म हो जाते हैं। अंग अह जो है वो अयोग वाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है? ठीक है। कदाचित तुम सही कह रहे थे, लता बहुत मधुर गाती है, जो भी हो तुम्हें अवश्य आना है, तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूँ। तो साथियों यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है वो लता बहुत मधुर गाती है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मधुर गाना लता का गुण है, किंतु वाक्य में मधुर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग गाना क्रिया के साथ किया गया है, अतः विकल्प आपका बी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, घटक का विलोम शब्द होगा अनेकत्व, एकत्व, समुदाय, समूह। तो घटक का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो होगा अनेकत्व, ठीक है, अनेकत्व आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? सुभाग, सुहाग, भाग्यवान, सुभागा। तो सौभाग्य का जो तद्भव शब्द होगा साथियों वो आपका होगा सुहाग, ठीक है, सुहाग आपका राइट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति, सुसप्ति, सुशक्ति, सुसुप्ति। तो शुद्ध वर्तनी सुसुप्ति कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी सुसुप्ति, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूक होई वाचाल पग चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल प्रभु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त पद्य में छंद है, छंद बताना है। सोरठा है, बरवे है, मालनी है या फिर रोला है। तो साथियों यहाँ पे जो आपका छंद होगा वो होगा सोरठा, ठीक है, सोरठा आपका राइट आंसर होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में सोरठा छंद है। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, याद रखिएगा। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। और सोरठा जो है ये दोहा का जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द है जाज्यवल्यमान, जज्यवल्यमान, जजवल्यमान, जाल्यवल्यमान। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो साथियों जाज्यवल्यमान ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और जिसका अर्थ है चमकता हुआ सा, प्रकाशमान, जबकि अन्य तीनों शब्द अशुद्ध हैं। जाज्यवल्यमान का मतलब जिस चमकता हुआ सा, प्रकाशमान, ठीक है। जिसे गिनना असंभव हो कहलाता है गणित, गिनती, अनगिनत, अग्रगण्य।
तो जिसे गिनना असंभव हो उसे अनगिनत कहते हैं साथियों। ठीक है, जिसे गिनना असंभव हो वह अनगिनत कहलाता है, जबकि गणना में पहले आने वाला अग्रगण्य होता है। गिनने की क्रिया गिनती होती है तथा किसी चीज का हिसाब किताब करना गणित कहलाता है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो झांसी की रानी यह है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, झांसी की रानी के रचनाकार हैं। झांसी की रानी कविता हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। यह वीर रस की कविता है जो उस दौर में लिखी गई जब हिंदी भाषा में छायावाद मुखर था। यह कविता तत्कालीन बुंदेली लोकगीत को आधार बनाकर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साह, उत्साही, उत्साहित या फिर उत्साह। उत्साह शब्द का जो विशेषण होगा साथियों वो होगा उत्साहित। ठीक है, उत्साहित आपका राइट आंसर होगा। मुझसे यह काम न हो सकेगा किस कारक का वाक्य है? करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। तो मुझसे यह काम न हो सकेगा किस कारक का वाक्य है साथियों? तो साथियों यह जो है वो करण कारक का उदाहरण है। मुझसे यह काम न हो सकेगा। कारक की संख्या होती है 8। ठीक है, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। जिसे मुझसे यह काम न हो सकेगा, यहाँ मुझसे में करण कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा। तो कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है साथियों? तो वो जो है अभिलाषा जो है आपका वो उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। इच्छुक, लालायित व उत्सुक शब्द उत्कंठित के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अभिलाषा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे आपको गद्यांश पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर गद्यांश के आधार पर देना है। ठीक है, तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बुद्धि मानव सभ्यता के उत्थान का मुख्य कारक रही है। बुद्धि के प्रयोग से मानव मात्र ने अपनी सुसुप्त शक्तियों को जागृत कर आधुनिक भौतिक युग की रचना की है। सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक की यात्रा बुद्धि के रथ पर सवार होकर की गई है। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा ही हो सका है। बुद्धि के समक्ष बल और तेज निरुपाय होकर रह गए और जगत में बुद्धि सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित हो गई। बुद्धि के द्वारा ही अनेक युद्धों में विजय श्री बुद्धिमान को मिली। बुद्धि का एक अहम कारण है कि उत्पादक न होते हुए एक वर्ग उत्पादन का नियंत्रण बना हुआ है। उसके द्वारा अर्जित पूंजी जहां मजदूरों के शोषण से आई है, वहीं उसके द्वारा बुद्धि के दुरुपयोग द्वारा भी वह व्यापार और सट्टे बाजार इत्यादि अनेक प्रकार से संपन्न बनने में सफल रहा है। ज्ञान, विज्ञान, निर्माण और सभी बुद्धि से उद्भूत हैं। बुद्धि की महत्ता एवं स्वयं प्रतिपादित हो जाती है कि मानो कैसे पशु से आज का सभ्य प्राणी बना और चंद्रमा पर पहुंचा। आज वह अंतरिक्ष पर बसने का विचार कर रहा है। मानव सभ्यता के उत्थान में श्रम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस श्रम को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य बुद्धि द्वारा ही संपन्न हुआ है। आकाश चुंबती बहुमंजिला इमारतें जहां निर्माण में बुद्धि के योगदान की पराकाष्ठा व्यक्त करती है, वहीं उपग्रह और अंतरिक्ष यान उसे साध्य नहीं साधक सिद्ध करते हैं। बुद्धि के संधान से सभी लक्ष्य सधते हैं। बुद्धि का सार यही है। ठीक है, तो ये आपका गद्यांश पूरा हुआ, पढ़ के आप कंप्लीट कर दिए। अब आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। मानव जीवन में किसका सर्वोच्च स्थान है? शक्ति का, धन का, बुद्धि का या फिर हिंसा का? तो पूरे गद्यांश में आपको सिर्फ एक शब्द ज्यादातर मिला, बुद्धि। तो मानव जीवन में किसका सर्वोच्च स्थान है साथियों? वो है बुद्धि का। ठीक है, तो बुद्धि आपका राइट आंसर होगा। मानव जीवन में बुद्धि का सर्वोच्च स्थान है। गद्यांश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बुद्धि मानव जीवन के उत्थान का मुख्य कारक है, क्योंकि बुद्धि श्रम को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। बुद्धि के माध्यम से ही मनुष्य के सभी लक्ष्य पूरे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा ही हो सका है, से क्या आशय है?
आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है, ईश्वर है या नहीं है, दिन रात कैसे होते हैं, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये सभी हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी इसके आशय हैं। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा ही हो सका है। यह आशय है कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कठिन समस्याओं का समाधान करता है। वह विभिन्न प्रश्नों को हल करने में बुद्धि का प्रयोग करता है, जिसमें आत्मा और परमात्मा के मध्य संबंध, ईश्वर है या नहीं, दिन रात कैसे होते हैं जैसे प्रश्न शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं है, ज्ञान, आकाश, विज्ञान, निर्माण। तो साथियों बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं है तो वो है आकाश। आकाश जो है वो बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं है, बाकी ज्ञान, विज्ञान, निर्माण सब बुद्धि द्वारा निर्मित हैं। गद्यांश में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान, विज्ञान और निर्माण ये सभी बुद्धि से उद्भूत हैं, अर्थात बुद्धि के प्रयोग द्वारा मनुष्य ज्ञान, विज्ञान तथा निर्माण आदि में संबंधित कार्य किए हैं। अतः आकाश बुद्धि द्वारा निर्मित नहीं है, आकाश प्रकृति उद्भूत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी, भट्टी, बाणभट्ट, भास, दंडी। तो 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रचा है। तो साथियों दंडी आपका राइट आंसर होगा। 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी द्वारा रचित है। यह एक गद्य काव्य है जिसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित होने के कारण इसका नाम 10 कुमार चरित रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए। तो मोहन नहाकर पूजा करने लगा, नहाया फिर पूजा किया, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगा। ठीक है साथियों, जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हों और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण आप समझिए, चोर सामान चुराकर भाग गया, पहले उसने सामान को चुराया फिर वो भागा, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है, चितेरा, चरवण, छां, कुआं। तो किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है। साथियों चरवण में आपका तद्भव शब्द नहीं है, दिए गए शब्दों में चरवण तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव तत् धन भव, उससे उत्पन्न शब्द संस्कृत के वे मूल शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दांत, नींद, सांप, घर, आम आदि। समझ गए बात को। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है, ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। तो साथियों अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, इसी को कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, प्रयत्न, प्रबल, प्रत्यक्ष, पराजय। तो प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे जो प्रत्यक्ष होगा वो प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे परा उपसर्ग से पराजय एवं पराक्रम बनता है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, पराधीन का संधि विच्छेद है, परधन अधीन, पराधन अधीन, परधन अधीन, पराधन आधीन। तो पराधीन का संधि विच्छेद है साथियों। तो पराधीन का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा परधन अधीन। ठीक है, परधन अधीन होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। पराधीन शब्द का संधि विच्छेद परधन अधीन होता है, इसमें दीर्घ संधि है। संधि का अर्थ मेल यानी मिलाना, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। 2 वर्णों के मेल में बने हुए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है, जैसे धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 2 या फिर 5। तो साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्य पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, और सर्वनाम की संख्या साथियों होती है 6 भेद होते हैं, और मूल जो सर्वनाम की संख्या होती है वो 11 होती है।
तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, एक उत्तम, मध्यम और एक अन्य पुरुष। ठीक है। अगला प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? अपनी प्रशंसा करना, रूठना, निंदा करना, गिड़गिड़ाना। तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ है साथियों वो होगा अपनी प्रशंसा करना। ठीक है। जिस क्रम में अशन अशनी शब्द युग्म सही अर्थभेद है, किस क्रम में? आहार विहार, अभाव स्वभाव, वस्त्र उपहार, भोजन बिजली। तो किस क्रम में अशन अशनी शब्द युग्म का सही अर्थभेद है साथियों? तो यहाँ पे एक अशन का अर्थ है भोजन और दूसरे अशनी का अर्थ है बिजली। तो आपका जो राइट आंसर होगा डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अशन अशनी का सही शब्द युग्म भोजन बिजली है, शेष विकल्प असंबद्ध है। अगला प्रश्न है, कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, अकथित, अकथनीय। कथित शब्द का विलोम है तो आपका जो राइट आंसर है वो है अकथित। ठीक है। अकथित आपका राइट आंसर होगा। कथित का विलोम अकथित अनकहा होता है। वे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हों उसे विलोम शब्द कहा जाता है। निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है? दृग, कुमुद, अच्छी, लोचन। तो नेत्र का पर्यायवाची नहीं है वो है कुमुद। ठीक है। नेत्र का पर्यायवाची जो होता है वो नयन, लोचन, चक्षु, अच्छी, दृष्टि, विलोचन होते हैं। कुमुद के पर्यायवाची हैं कुई, कोका, लाल, कमल। ठीक है। अगला प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो योग रूढ़ शब्द जो है वो आपका होगा लंबोदर। ठीक है। लंबोदर आपका योग रूढ़ होगा। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंब प्लस उदर अर्थात बड़े पेट वाला। तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द होगा लंबोदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। तो अनवर गया होगा यहाँ पे संदिग्ध भूत का उदाहरण है। ठीक है। क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल का बोध होता हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो, अनवर गया होगा यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। कंफर्म नहीं है कि गया है कि नहीं। अगला प्रश्न है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। मैं क्या कहता, महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो साथियों विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वो आपका नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये अशुद्ध वाक्य है, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध है। ठीक है। तो साथियों ये थे आपके टोटल 50 प्रश्न, जितना कि हिंदी झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है जिसमें 50 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा 50 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो साथियों तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को अगर PDF की ज़रूरत है, PDF आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।